बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूं फ़रूक कुरैश। आज का जवाब दो पाकिस्तान के बरादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब और इस्लामी ममालिक में ताकतवर तरीन मुल्क सऊदी अरब के नाम। हम इन 7 दिनों में सऊदी अरब के मुख्तलिफ़ शहरों में गए और इन मुख्तलिफ़ शहरों में हमने क्या देखा। मोहम्मद बिन सलमान का 2030 विजन क्या है। सऊदी अरब के शहर मक्का, मदीना, ताइफ, जद्दा, खुबर, दमाम, इन शहरों में क्या तब्दीलियाँ आई हैं, इन सालों में क्या मुख्तलिफ हुआ है और सऊदी अरब में वो ज़ियारतें जिन ज़ियारतों के लिए लाखों हुज्जाज कराम यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। मैदान अरफ़ात क्या है, ये सभी बातें आज के जवाब दो में आपको दिखाएंगे। ये प्रोग्राम हमने तकरीबन 7 दिन में रिकॉर्ड किया, मुख्तलिफ़ शहरों में जाकर मुख्तलिफ़ लोगों से मिलकर मुख्तलिफ़ मालूमात इकट्ठी करके। तो आइए देखते हैं कि सऊदी अरब आखिर में है कैसा। मोहम्मद बिन सलमान का सऊदी अरब। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जिन्हें MBS भी कहा जाता है, पूरी दुनिया में इनकी शख्सियत के और इनके विजन के चर्चे हैं। मोहम्मद बिन सलमान की आंखें सऊदी अरब को कैसा देखना चाहती हैं, ये इनका विजन बताता है। ये 2030 का ये इनका विजन ही है, जिसके तहत सऊदी अरब में बड़े बड़े म्यूज़िक कंसर्ट करवाए जा रहे हैं, फुटबॉल लीग करवाई जा रही हैं, बड़े महंगे खिलाड़ी जो अरबों डॉलर्स में जिनको ख़रीदा जाता है वो सऊदी अरब में रह रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर ख़वातीन को जो ड्राइविंग करने पर पाबंदी थी वो हटाई गई है। सऊदी वर्क फोर्स का 70% गवर्नमेंट जॉब्स में शामिल था, अब इसकी परसेंटेज कम की जा रही है और इसी तरह प्राइवेट जो इदारे हैं उनकी ग्रोथ पर तवज्जो दी जा रही है। पूरे सऊदी अरब को टूरिज्म अट्रैक्शन से भरपूर किया जा रहा है ताकि यहाँ पर लोग इन अट्रैक्शन की वजह से पूरी दुनिया से यहाँ पर सफ़र करें। यही वजह है कि विजन 2030 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा नियोम का प्रोजेक्ट है। ये नियोम वो शहर है जो दुनिया का, अगर ये शहर 2030 तक बनेगा तो ये दुनिया का IT का सबसे बड़ा, सबसे जदीद और सबसे बेहतरीन शहर होगा। लेकिन ये अपनी जगह एक मसला है कि ये इतना महंगा शहर क्या ये बन पाएगा, और बन पाएगा तो ये इसको मेंटेन रखना भी इतना आसान होगा। मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 के बाद आपको सऊदी अरब में जगह जगह पर तब्दीलियां नज़र आती हैं। यहाँ पर सऊदी अरब के जो पुराने रहने वाले हैं उनसे भी बात करने के बाद इस नतीजे पर पहुँच रहे हैं कि सऊदी अरब अपने आप को बदल रहा है। पूरी दुनिया अब सऊदी अरब की तरफ बढ़ रही है। यहाँ पर बड़े बड़े सरमायाकार अपना सरमाया लेके सऊदी अरब का रुख कर रहे हैं और आने वाली सुपर पावर्स में सऊदी अरब कहीं खड़ा हमें नजर आ रहा है। जद्दा में मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 की झलक आपको कदम कदम पे दिखाई देती है। इसी विजन के तहत ख़वातीन को ज़्यादा से ज़्यादा मुलाजमतों में लाने का ये एक सोच थी, एक विजन था, जो कि आपको जद्दा में कदम ब कदम नज़र आता है। कैफ़े हों या होटल हों या सरकारी दफातर, आपको जगह जगह पे ख़वातीन काम करते मर्दों के शाना बिशाना नज़र आती हैं। इसी तरह एक बड़ी मुद्दत बाद एक जो ड्राइविंग पर पाबंदी थी वो ख़त्म की गई। अब यहाँ पर आपको ख़वातीन भी कार चलाते और गाड़ियाँ चलाते नज़र आती हैं। अपनी जिद्दत और तरक्की याफ्ता होने की बिना पर जद्दा सऊदी अरब के मारूफ शहरों में से एक शहर है। ये तकरीबन 3000 साल पुराना है। यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है। यही वजह है कि सऊदी अरब के ज़्यादातर आने वाले सऊदी अरब में ज़ायरीन इसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ज़रिए सऊदी अरब में दाखिल होते हैं। गो कि मदीना मुनव्वरा में भी हवाई अड्डा मौजूद है, लेकिन ये जद्दा एयरपोर्ट हमेशा मसरूफ़ नज़र आता है। यहाँ पर तो आपको तफरीही जगह भी नज़र आती हैं। यहाँ पर जो साहिल समुंदर है वो ख़ास तौर पे एक रौनक का समा यहाँ पर रहता है। सुबह फजर से लेके रात गए तक लोग यहाँ पर अपनी फैमिलीज़ के ज़रिए आते हैं। जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो यहाँ पर मौसम बहुत खूबसूरत था। यही वजह है कि पानी के साथ साथ जो लोग हैं यहाँ पर अपनी पूरी पिकनिक का सामान लेके यहाँ पे आते हैं। यहाँ पर जदीद कैफ़ेज़ भी मौजूद हैं। पूरी दुनिया के ब्रांड्स आपको यहाँ पर नज़र आते हैं। हाल ही में हुकूमत ने जो कॉर्निश उस पर लोगों की सहूलत और खूबसूरती के लिए कई मंसूबों पर काम भी किया है। यहाँ पर बड़े बड़े इंटरनेशनल चेन आपको होटल्स नजर आते हैं। कॉर्निश जद्दा से पट्टी के सामने कई बड़े होटल हैं, महल्लात हैं, दीगर अहम मकामात यहाँ पर वाक़या हैं और यहाँ पर जॉगिंग के लिए रास्ता भी बनाया गया है। यहाँ पर लोग साइकिलिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं। यही वजह है कि जद्दा का जो कॉर्निश है वो बहुत पॉपुलर है। मैं इस वक्त ये जबल सौर के मकाम पे हूँ। मक्का से 6-7 किलोमीटर की यहाँ से फासला बनता है और ये बिल्कुल जो मैं आपको दिखा रहा हूँ
یہ وہ پہاڑ ہے سور کا. یہیں پہ وہ غار سور واقعہ بڑا مشہور ہوا کہ جب نبی پاک مہربان یہاں سے ہجرت کر کے تشریف لے جانا چاہ رہے تھے مدینہ کی طرف, تو پیچھے مشرکین بھی تشریف آئے اور ان کو دیکھنے کے لیے ان کے پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے. اور وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جو مکڑی ہے اس نے جالا بنا دیا جہاں سے اس کی انٹری پوائنٹ تھا. تو وہ جالا دیکھ کے, وہ قدموں کے نشانات تو انہوں نے دیکھے, پیچھا کرتے کرتے آئے, لیکن جالا دیکھ کے پیچھے مڑ گئے. انہوں نے کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اگر یہاں سے کوئی گیا ہو تو مکڑی کا جالا ختم ہو جاتا, یہ تو باقی نہ رہتا. یعنی ان کی اس وقت عقل جو ہے وہ دنگ رہ گئی کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا, اور وہ وہاں سے چلے گئے. لیکن یہیں سے وہ ٹرم اگر آپ دیکھیں یار غار والی ٹرم ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق پہلے یہاں پر تشریف لائے, انہوں نے وہ مقام صاف کیا, پھر نبی مہربان وہاں پر تشریف لے گئے. اور وہ جو غار سور ہے وہ اتنا یعنی تنگ تھا کہ وہاں پہ اگر کوئی انسان کھڑا ہو تو جو سر ہے وہ چھت کے ساتھ لگتا تھا, یعنی اتنا تنگ تھا. تو یہاں پر 3 راتیں 3 دن قیام کیا. اور اس کی ایک ہسٹری ہے, یہاں سے لوگ آتے ہیں اتنی دور سے سڑک کے ذریعے, اور یہاں پہ پھر پتھریلا آگے راستہ ہے سارا, کہ تقریباً 3 سے 4 گھنٹے کی مسافت ہے. جناب میں آپ سے بھی کچھ پوچھتا ہوں جناب, بڑا مشکل ہے یہاں تک آنا بھی, یہاں سے آگے جانا. تو آپ نے مجھے بتا رہے تھے کہ جس طرح حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی, ہاں جی, آپ کو کھانا دینا, آپ کی چھوٹی بیٹی تھی سیدہ اسما, ہاں جی, تو وہ وہاں سے کھانا لے بکریاں چرانے کے بہانے آ کے کھانا یہاں تک پہنچاتی تھی. جب کفار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو بہت زیادہ تنگ کر کیا تو آپ نے ہجرت کا ارادہ کیا. تو حضرت ابوبکر صدیق کو لے کے آپ اس جگہ پہ آ گئے اور 3 دن یہیں پہ اسٹے کیا. اور یہ مدینہ پاک کی اپوزٹ سائڈ ہے, کفار کو دھوکہ دینے کے لیے کہ انہوں نے ظاہر ان کے ذہن میں تھا کہ یہ مدینہ کی طرف جائیں گے نا, لیکن آپ اپوزٹ سائڈ پہ آ گئے نا. اور پھر بھی وہ ڈھونڈتے یہاں تک آ گئے تھے. پھر مکڑی نے جالا بون دیا اور کبوتری نے وہاں پہ انڈے دے دیے. تو جب انہوں نے دیکھا نا کہ جالا بنا ہوا اگر اس غار کے اندر ہوتے تو یہ تو ممکن ہی نہیں تھا. ہاں, یہ ممکن ہی نہیں تھا. پھر دوسرا ایک واقعہ اور ہے اندر کہ ایک سانپ بڑے عرصے سے بیٹھا ہوا تھا, کہ جو آپ کے دیدار کی خاطر بیٹھا ہوا تھا نا. تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی پگڑی مبارک کو پھاڑ کے جگہ جگہ پہ جتنے سوراخ تھے بند کر دیے. ایک سوراخ میں آپ نے جب دیکھا نا کہ کوئی چیز نہیں بچی تو آپ نے اپنی ایڑی رکھ دی. تو سانپ نے پھر ڈنگ مارا. جب ڈنگ مارا تو پھر آپ کو تکلیف ہوئی, آپ کا جب آنسو گرا آپ کے اوپر, تو آپ نے کہا کہ کیا ہوا؟ آپ نے کہا کوئی چیز نے مجھے کاٹا ہے. آپ نے کہا پاؤں ہٹا دو. پھر وہ سانپ نکلا نا. آپ نے پوچھا کہ ہم تو پہلے ہی مسافر ہیں, تو آپ نے اس سے کیوں کہا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں کتنے 100 سال سے میں انتظار کر رہا تھا کہ آپ یہاں آئیں گے تو میں دیدار کروں گا. تو آج آپ آئے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق نے ایڑی رکھ دی تھی, تو اس لیے تو میں دیدار کی خاطر بیٹھا تھا. پھر آپ نے اپنا لاب دہن لگایا اور اسی وقت ٹھیک ہو گیا. وہ واقعہ بھی ادھر ہی ہوا ہے. تو یہ لوگ یہ اس راستے سے ہاں ہوتے ہوئے جاتے ہیں, یہ راستے سے وہاں ہوتے ہوئے کہیں جہاں پہ وہ بہت دور میری انگلی کے نشان جس طرح میں کر رہا ہوں, دکھا رہا ہوں انگلی کا اشارہ ہے, وہ اتنے چھوٹے لوگ ہیں کہ شاید کیمرہ اسے دکھا بھی نہ پائے کہ ان کی جسامت اور قد. تو یہ جناب یہاں پہ مکہ اور مدینہ پورا سعودی عرب زیارات سے بھرپور ہے, اور یہاں پہ جہاں بھی جائیں تو اس دور کی یاد اور وہ نشانات, وہ یادیں موجود ہیں جو آج بھی ہمارا جو ایمان کا جذبہ ہے اسے 4 چاند لگ جاتے ہیں اور وہ بڑھ جاتا ہے.